चलें स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। मेरे ख्याल है बच्चे आ चुके हुए हैं। सो आज का टारगेट है यूरिन फॉर्मेशन, और इस यूरिन फॉर्मेशन में हमें यह भी पता चलेगा कि यूरिन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम या ज़्यादा कैसे होती है। ठीक है बच्चों। सो सारा जो है ना मैं आपको एक साथ ही पढ़ाऊँगा आज, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं। सो मैं बनाने लगा हूँ दोबारा से, क्या बनाने लगा हूँ, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का नॉन ट्यूबुलर पार्ट है। ये ऊपर से आया है एफरेंट आर्ट्रियोल, ये बना ग्लोमेरुलस, और ये आपकी आ गई इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह से होगा, वो करने के लिए हम इसको आगे लेके जाते हैं। ये आपका ट्यूबुलर पार्ट है, इतना हिस्सा आपको पता है ये पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो पहले एक मरतबा सारा नेफ्रॉन बना लें ताकि आपको दोबारा से हम लेके चलते हैं नेफ्रॉन के फंक्शन की तरफ। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। उसके लिए हमें दोबारा से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सो हम बना भी रहे हैं, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले है, इसको मैंने लिख दिया LOH, और ये आपका डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो गिरती है किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये गिर जाती है। ठीक है जी, ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर गिर रही है। कलेक्टिंग डक्ट ने क्या करना है, इससे और बाकी के नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करना है और आगे ले जाना है पेल्विस वाले इलाकों में। सो दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट ने सारा यूरिन कलेक्ट करना है, लेकिन आपको पता है यूरिन कलेक्ट होना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, ये वाला जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये मज़ीद पीसीटी वगैरह और इनके गिर्द बल खाता है, जी, ये बल खा रहा है। ये आपकी क्या चीज़ें हैं, ये आपकी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। इन पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज ने क्या करना है वो आज के डिस्कस करेंगे। दीज आर पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। सो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज समझ लें ध्यान, ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। ठीक है जी, ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। ज़्यादा चौड़ी हो गई, थोड़ी बारीक कर लें। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। सो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज मैं आज खूबसूरत सी बना रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाए। सो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, नहीं इसके अंदर से ये मिटा दें। सो ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। अब मैंने बहुत जल्दी में इसको जो है ना वो ऐसे कर दिया है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। ये वाली जो कैपिलरीज होंगी ये जाएंगी मिलाएंगी, वेन्यूल बनेगा, और इसकी डायरेक्शन जो है ना वेन की तरफ होगी, टू रीनल वेन, ताकि जो खून आया है वो वेन से के जरिए वापस चला जाए। लें जी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बन गई। दीज आर व्हाट, दीज आर पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है। अब हम इसका फंक्शन स्टडी करते हैं। फंक्शन स्टडी करने से पहले आपको एक चीज़ समझ ये आई है कि जो आपकी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, अल्लाह भला करे, वो पीसीटी के गिर्द भी हैं, डीसीटी के गिर्द भी हैं, और लूप ऑफ हेनले के गिर्द भी हैं। ठीक है, इनको दरमियान से मिटा लें। वैसे ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी अच्छा लगेगा अगर आप मिटा लें, खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, खूबसूरत हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। लें जी, अब हमें बहुत ही आसानी के साथ सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। ठीक है बच्चों,
ये हमारे पास दोबारा से नेफ्रॉन बन चुका हुआ है। लुक एट दिस नेफ्रॉन ब्यूटीफुली एंड वेरी अफेक्शनेटली। दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए जब खून आएगा तो सबसे पहले इसकी प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी। प्रेशर फिल्ट्रेशन, कैसे प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी? ध्यान से आपने ये चीज समझनी है, ध्यान से आपने ये समझना है कि जब यहाँ पे खून आएगा, चेक करें, तो कैपिलरीज में आने के बाद खून का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि खून कम है, वो खून ज़्यादा है और नालियाँ तंग हैं। इस प्रेशर की वजह से ये जो खून होगा वो सारा कैपिलरीज की दीवारों से निकल कर इधर बाउमैन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। सारा कुछ इधर आ गया, ठीक है, ये चीज़ें इधर आ गई हैं। ये जो ग्लोमेरुलस से चीज़ें फिल्टर होकर बाउमैन कैप्सूल में एंटर हुई हैं, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर वो सारा कुछ होगा जो कैपिलरीज की दीवारों के में से निकलकर बाउमैन कैप्सूल में आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि खून में से ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो निकलकर बाउमैन कैप्सूल में दाखिल होगी, ठीक है, ले जी चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1, खून इन कैपिलरीज के अंदर है, इन कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस, इनके अंदर खून है। ग्लोमेरुलस में जो खून है उसका प्रेशर, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, ठीक है बच्चों, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, और उस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खून कैपिलरीज में से निकलकर बाउमैन कैप्सूल में आ जाता है और बाउमैन कैप्सूल से आगे ट्यूबुलर पार्ट में दाखिल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस फिल्ट्रेट के अंदर कौन कौन होगा जो खून से निकलकर इधर आ जाएगा, कौन कौन आएगा? तो सिंपल सी बात है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं बच्चों, उसी के अंदर आपको सारी जवाब मिल जाएगी, जवाब मिल जाएगा। मुझे एक सवाल का जवाब दें, ठीक है, कि जब आप लोग चाय पीते हैं, चाय पीने से पहले आप लोग चाय को फिल्टर करते हैं, मुझे बताएं चाय की कौन कौन सी चीज उस फिल्टर में से पास होकर नीचे चली जाती है और कौन सी चीज फिल्टर में से पास नहीं हो पाती? देखते हैं बच्चों कौन सा बच्चा सही जवाब देगा, जल्दी से बताओ। जब आप चाय को फिल्टर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये चाय है, ये मेरे पास चाय का एक कप है, मैंने इसको फिल्टर किया, ये मैंने अभी अभी पकाई है, ठीक है, इस बर्तन में चाय है, मैं फिल्टर करता हूँ ना, उसके जरिए वो क्या होती है, छानने वाली फिल्टर होता है जो, जब मैं इसको फिल्टर करता हूं तो बताओ चाय में पानी अंदर चला जाता है, फिल्टर हो जाता है ना पानी, बिल्कुल हो जाता है। उसके अलावा चीनी भी चली जाती है। उसके अलावा अगर पत्ती मिक्स हो चुकी हुई है तो वो भी चली जाती है। जो पत्ती मिक्स नहीं हुई ना, वो नहीं जाती, वो ऊपर ही रह जाती है। लिक्विड कंटेंट सारा पास हो जाता है, पत्ती ऊपर रह जाती है, ठीक है। और याद रखें, अगर इलायची डाली थी बीच में, इलायची भी नहीं पास होगी। और क्या डालते हैं, सौंफ अगर किसी ने डाली तो वो सौंफ भी उस में से नहीं गुजरेगी। क्यों नहीं गुजरेगी? वो फिल्ट्रेट में क्यों नहीं शामिल होगी? क्योंकि उसका साइज फिल्टर के पोर साइज से बड़ा होता है। फिल्टर के पोर के साइज, सुराख होते हैं ना, छोटे सुराख होते हैं। सो जिसका साइज फिल्टर के साइज से बड़ा होता है वो ऊपर रह जाता है, बाकी जिसका साइज छोटा होता है वो नीचे चला जाता है। यही काम इस फिल्ट्रेशन में होगा। ये फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, उसके जरिए होगी। अगर मैं ग्लोमेरुलस की दीवार बनाऊं, एक ये कैपिलरी बड़ी करके आपको शो कराऊं, इसके अंदर ब्लड है, इसके अंदर BLOOD ब्लड है। ब्लड में से कौन सी चीज बाहर निकल सकती है और ये बाहर निकलकर इधर आ जाएगी? तो जवाब है वो चीज गुजर सकती है जिसका साइज कैपिलरी की दीवार में मौजूद जो सुराख हैं छोटे छोटे, उनसे छोटा है, वो चीजें निकल जाएंगी। और जिनका साइज सुराख
से बड़ा है वो चीज़ें फिल्ट्रेट में शामिल नहीं हो पाएंगी। सो आपकी बुक के मुताबिक इसमें काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे और यूजफुल चीज़ें होंगी। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें चले जाएंगे। यूजफुल चीज़ों के अंदर आपको पता है ग्लूकोज माइक्रो मॉलिक्यूल है, वो भी चला जाएगा फिल्ट्रेट के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल में। और अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स भी चले जाएंगे। और उसके अलावा साल्ट्स हैं, मसलन सोडियम क्लोराइड, वो भी चले जाएंगे। और ये सारी चीज़ें एक सोल्यूशन में होंगी। सोल्यूशन का मतलब पानी भी चला जाएगा। इन ग्लोमेरुलस की दीवारों से निकलकर नेफ्रॉन के ल्यूमन में दाखिल हो जाएगा। सो ये नेफ्रॉन का ल्यूमन है। ल्यूमन कहते हैं ट्यूब के अंदर वाली जगह, ट्यूब के अंदर, पाइप के अंदर ल्यूमन होता है, पाइप के अंदर ल्यूमन है। सो ये सारी चीज़ें इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में आ जाती हैं। ये सारा कुछ जो मैंने आपको बनाया है, हम तो सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना चाहते हैं, ग्लूकोज को निकालना नहीं चाहते, अमाइनो एसिड्स भी इतने नहीं निकालना चाहते, साल्ट्स भी नहीं निकालना चाहते, वाटर भी सारा निकालना नहीं चाहते, महफूज करना चाहते हैं। सो इसलिए सेकंड स्टेप के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, दैट इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। मीन अच्छी चीज़ों को वापस रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से ही यूरिन की कंसंट्रेशन डिटरमाइन की जाएगी। कैसे डिटरमाइन की जाएगी अब अभी हम चेक करते हैं। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब जो अच्छी चीजें हैं उनको हमने वापस रीअब्जॉर्ब करना है, वापस हमने उनको खून में लेकर आना है। अब कल एक बच्चे ने सवाल किया था कि एफरेंट आर्ट्रियोल जब ग्लोमेरुलस में खून ले जाता है तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल इन कैपिलरीज से क्यों मिलती है। तो आज उनको पता चलेगा ये कैपिलरीज इन ट्यूब्स में से अच्छी चीजों को वापस रीअब्जॉर्ब करवा के ब्लड में लेके जाती हैं। ब्लड ने ग्लूकोज खो दिया, ब्लड ने अमाइनो एसिड्स भी खो दिए, ब्लड ने साल्ट्स भी खो दिए, ब्लड ने वाटर भी खो दिया। सो ये सारी चीज़ें ब्लड ने खो दी हैं। इन चीज़ों को वापस लेके आना है ब्लड में, वापस लेके आने के लिए रीअब्जॉर्प्शन होगी। सो रीअब्जॉर्प्शन स्टडी करते हैं। पहली रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होगी। पीसीटी में खुद ब खुद डिफ्यूजन के जरिए वाटर, ग्लूकोज, ये साल्ट्स वगैरह रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये आपकी बुक में ज्यादा डिटेल से नहीं लिखा हुआ। अब चलते हैं इसके अंदर लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले के अंदर एक बड़ी प्यारी चीज है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल हल्का सा समझ लें कि लूप ऑफ हेनले के अंदर भी ल्यूमन, ये जो आपका नेफ्रॉन का ल्यूमन है, इसमें से चीज़ें वापस ब्लड में जाएंगी। ये ब्लड वाली वेसल है, ब्लड में जाएंगी। ठीक है, वापस चीज़ें ब्लड में जाएंगी, वापस ब्लड में, वापस ब्लड में, वापस आ जाएंगी। यहाँ से भी वापस चीज़ें ब्लड में जाएंगी। सो यहाँ से भी वापस ब्लड में। सो ब्लड बड़ा खुश होगा, वो अपनी चीज़ों को वापस लेने में कामयाब हो गया। सो अच्छी चीज़ों को वापस रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाएगा। अच्छी चीज़ों को वापस, यानी यूजफुल मटेरियल्स को वापस रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट को रीअब्जॉर्ब नहीं करवाया जाएगा। अब यूरिन में से अच्छी चीज़ें वापस ब्लड में चली गई हैं, यूरिन में से अच्छी चीज़ें वापस ब्लड में चली गई हैं। और याद रखें, ब्लड अपने मिशन में कामयाब हो गया। उसने जो चीज़ें खो दी थी उसका काम था नाइट्रोजनस वेस्ट को खोना, बाकी चीज़ों को वो खोना नहीं चाहता था, लेकिन पोर साइज से छोटी चीजें जानबूझ के बीच में से निकल गई। सो ये वापस रीअब्जॉर्ब कर ली है उसने। लो भाई मेरी चीजें मुझे वापस दो। सेकंड स्टेप में ब्लड अपनी चीजें, किडनी अपनी चीजें वापस ले लेता है। थर्ड स्टेप के अंदर बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है। ये जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है, नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है, ये वाला, ये जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है, ये नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट, ये जो इसकी दीवार है, इसमें एपिथेलियल सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करते हैं इनटू द ल्यूमन।
ल्यूमन में यूरिन है, हाइड्रोजन आयंस को यूरिन में सिक्रीट करते हैं ताकि हाइड्रोजन आयंस की जो पीएच है वो जो यूरिन की पीएच है वो मेंटेन हो जाए। सो एंड पे यूरिन की पीएच को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन भेजेंगे। ये कहाँ से रिलीज होंगे ये देखें, ध्यान से देखें, बल्कि यहाँ देखें पीसीटी में ये जो दीवार है इसके अंदर ल्यूमन मैंने आपको बताया है, ये दीवार के एपिथेलियल सेल सिक्रीट करेंगे हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस। इन दीवारों के एपिथेलियल सिक्रीटरी सेल से हाइड्रोजन आयन ल्यूमन में जाएंगे। ल्यूमन में यूरिन है तो यूरिन की पीएच हाइड्रोजन आयन से मेंटेन हो जाएगी। सो मेनली जो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन होती है वो पीसीटी में होती है और जगहों पर भी होती है। खैर मेनली आपने याद करना कौन से आयंस की होती है, तो जवाब है हाइड्रोजन आयंस की होती है। सो जब ये हाइड्रोजन आयन की जब फिल्ट्रेशन हो गई, अच्छी चीजें वापस ब्लड में आ गई और हाइड्रोजन आयन भी यूरिन में शामिल हो गए, तो जब ये यूरिन इसमें गिरेगा, ये फिल्ट्रेट जब कलेक्टिंग डक्ट में गिरेगा, अब हम इसको नाम देंगे यूरिन का। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद भी किडनी ने यूरिन का पीछा नहीं छोड़ा, अभी भी यूरिन में से वाटर को वापस रीअब्जॉर्ब किया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद भी, ताकि पानी कम से कम लॉस हो। वो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए किस चीज की, यूरिन की, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतने स्टेप आपको मैंने बताए हैं 3। कंसंट्रेशन भी आपको समझा देता हूं। पहला स्टेप था बच्चों फिल्ट्रेशन हुई, चीजें सारी ल्यूमन में आ गई। अब आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट सेपरेट हो जाएगा तो ग्लोमेरुलस में क्या रह जाएगा? वो चीजें रह जाएंगी जिनका साइज पोर से बड़ा होता है। मसलन ब्लड सेल का साइज पोर से बड़ा होता है, ब्लड सेल खून की नाली में से नहीं निकल पाएंगे। प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, वो नहीं निकल पाएंगे, वो ब्लड में ही रहेंगे, ग्लोमेरुलस के ब्लड में रहेंगे और फिर वो इफरेंट के ब्लड में रहेंगे, फिर वो कैपिलरीज के ब्लड में रहेंगे और वापस वेन में चले जाएंगे। उसने लॉस क्या किया? सारा कुछ नहीं लॉस किया, छोटी छोटी चीजें लॉस किया। माइक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन नहीं लॉस होंगे, ब्लड सेल नहीं लॉस होंगे, लिपिड्स जो बड़े हैं वो लॉस नहीं होंगे, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो ग्लोमेरुलस से निकलकर ल्यूमन में नेफ्रॉन की ट्यूब में दाखिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुई, कौन कौन इस ल्यूमन में दाखिल हुआ, नेफ्रॉन की ट्यूब में दाखिल हुआ? जो छोटे छोटे चीजें थी जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल, और सबसे इंपॉर्टेंट पानी भी यहां आ गया। पीछे क्या बच गया? ब्लड की बड़ी बड़ी चीजें बच गई जो नहीं गई। ये फिल्ट्रेशन क्यों हुई है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, इसीलिए इसका नाम प्रेशर फिल्ट्रेशन है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है यहाँ पे। सो फिल्ट्रेशन, जब भी किसी का प्रेशर बढ़ाते हैं चीजें निकल आती हैं। सो अब ये कहेगा यार मेरी चीजें निकल गई, अब वापस दो। सो यूजफुल चीजों को ये रीअब्जॉर्ब करेगा, ये वाली जो कैपिलरीज हैं ये यूजफुल चीजों को रीअब्जॉर्ब करेंगी, और हाइड्रोजन आयंस को यूरिन के अंदर सक्रीट किया जाएगा ताकि उसकी पीएच मेंटेन हो जाए। और जब ये फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आके गिरेगा तो इसको हम यूरिन का नाम देंगे। उसके बाद भी नहीं छोड़ा जाएगा और उसके बाद भी पानी रीअब्जॉर्ब। सर तो ब्लड सेल ब्लॉक नहीं करेंगे पाथवे, बिकॉज ब्लड सेल तो खुद शेप चेंज करके पास करते हैं। ब्लॉक क्यों करेंगे बच्चों? वो ब्लड रुका हुआ नहीं है, ब्लड फ्लो करता है। जब कहीं से चीज फ्लो हो रही होती है वहां पे कोई ब्लॉकेज नहीं आती। ब्लॉकेज वहां आती है जहां पे चीजें रुकी हुई हो, जहां पे चीजें फ्लो कर रही हो वहां कोई ब्लॉकेज नहीं आती है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? ब्लॉकेज नहीं आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है इसको हमने ध्यान से स्टडी करना है। कंसंट्रेशन यूरिन की कैसे मेंटेन की जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन के हवाले से याद रखें 2 तरह का यूरिन पैदा होता है, डाइल्यूट यूरिन और कंसंट्रेटेड यूरिन। पतला यूरिन और गाढ़ा यूरिन। पतला यूरिन तब पैदा होता है जब पानी बहुत ज्यादा बॉडी में मौजूद हो, पानी की एक्सेस सप्लाई हो, पानी की बहुत ज्यादा। और कंसंट्रेटेड जब पानी की सप्लाई कम हो, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो, तो कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होता है। अब इस कंसंट्रेटेड यूरिन को पैदा करवाने का जिम्मेदार कौन है?
सर जब प्रेशर नॉर्मल ज्यादा होगा तब भी फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी जी, ज्यादा होगी और वो नुकसानदेह भी हो सकती है। अब इफरेंट आर्ट्रियोल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, अभी हो जाएगा। इफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को यहां से लेके इसको यहां से वापस जाना चाहिए ना, लेकिन ये वापस नहीं जाता। ये कहता है यार मैंने इतनी चीजें लॉस कर दी है, मैंने चीजें इससे वापस लेनी है। सो वापस लेने के लिए वो इनको घेरा डाल लेता है, घेरा डाल के चीजें वापस लेके फिर जाता है। वही आपको मजीद समझाने लगा। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन यूरेटर में कैसे जाएगा बेटे, वो बात की बात है, पहले ये समझें। रीअब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन की कैसे रीअब्जॉर्प्शन से कंसंट्रेशन कैसे कंट्रोल होगी। सबसे बेटे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किडनी जो होती है ना, आपको मैंने उस दिन बताया था किडनी के अंदर दो पार्ट्स जो हैं वो होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं, इन नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल कहते हैं, और कुछ बड़े लंबे होते हैं गहरे, इनको मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। बेटे जितना आप गुर्दे के अंदर चले जाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। ये जो किडनी के आसपास वाला इलाका होता है ना, ये वाला सारा इलाका याद रखें, ये इंटरस्टिशियम कहलाता है। इंटरस्टिशियम, दिस इज नोन एज किडनी इंटरस्टिशियम। और यहाँ पे एक फ्लूइड भी होता है जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ये किडनी यानी ये जो इनके बीच में ये सारा इलाका, ये सारा इंटरस्टिशियम है। ये इंटरस्टिशियम कॉर्टिकल से मेडुलरी पार्ट की तरफ, कॉर्टेक्स से मेडुला पार्ट की तरफ ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, यहाँ ज्यादा साल्ट होते हैं। क्यों होते हैं चेक करते हैं। इससे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बढ़ती है। जब आप लोगों को यह समझना है तो आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी, ध्यान से बच्चों। अगर आपको यह नहीं समझ आया तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले आप फिल्ट्रेट की डायरेक्शन समझे। ये देखें फिल्ट्रेट की डायरेक्शन, मेरा ख्याल है ये फिल्ट्रेट की डायरेक्शन है, ये फिल्ट्रेट की डायरेक्शन है, ये फिल्ट्रेट की डायरेक्शन है। ये यहां आकर गिर गया। ठीक है, ये फिल्ट्रेट की डायरेक्शन है। जहां से फिल्ट्रेट नीचे आ रहा होता है उसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। जहां फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा होता है उसको हम एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लेकिन यहां पे मजे की चीज पता क्या है कि लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फिल्ट्रेट हरकत कर रहा है उसकी डायरेक्शन कैपिलरी के अंदर जो ब्लड हरकत कर रहा है उसके ऑपोजिट है। अगर आपको ये ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आपको कंसंट्रेशन बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। ब्लड की डायरेक्शन चेक करें, ये ब्लड की डायरेक्शन है, ये ब्लड आ रहा है, चेक करें ब्लड नीचे आ रहा है। जहां पे फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है वहां ब्लड नीचे आ रहा है, और जहां पे ब्लड ऊपर जा रहा है इन कैपिलरीज के अंदर वहां से फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है। तो क्या आपको समझ आ गई फिल्ट्रेट की और ब्लड की डायरेक्शन ऑपोजिट है? बच्चों जल्दी से मैसेज करो, समझ आ गई? ये चेक करें, लूप ऑफ हेनले को चेक करें। लूप ऑफ हेनले में ये फिल्ट्रेट नीचे नीचे और अब ऊपर, लेकिन ब्लड चेक करो, ब्लड इधर से आ रहा है ऐसे, जहां पे फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है वहां ब्लड नीचे आ रहा है, जहां फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है वहां ब्लड ऊपर जा रहा है। तो क्या ये डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं बच्चों? ब्लड की और फिल्ट्रेट की डायरेक्शन ऑपोजिट है कि नहीं है? जल्दी से बताएं। हमने इसकी असली फॉर्म में लिख लिया, ओरिजिनल फॉर्म में हमने इफरेंट आर्ट्रियोल रीअब्जॉर्प्शन कैसे करेगा? बता देते हैं बेटे, रीअब्जॉर्प्शन कैसे करेगा। इफरेंट आर्ट्रियोल पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है ना वो रीअब्जॉर्प्शन करेंगी। सो जब डायरेक्शन किसी की ऑपोजिट होती है उसको हम नाम देते हैं काउंटर करंट। करंट, काउंटर मीन ऑपोजिट और करंट मीन फ्लो। इस काउंटर करंट में जल्दी से बैटरी चेंज हो जाइए आपकी, लेंज हो गई है। काउंटर करंट अगर आपको समझ आ गया तो बड़ा ही प्यारा काम हो गया, फिर आपको मजीद किसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ले जी, इसको कहते हैं काउंटर करंट।
इस काउंटर करंट में चेक करें, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर जो पानी होगा ना वो वापस आएगा ब्लड के अंदर, यानी पानी फिल्ट्रेट में से वापस किस में आएगा, ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा। सो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर ये काम होगा। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होगी पानी की, किसके तहत, अपोजिट फ्लो के तहत। इसी को मल्टीप्लायर कहेंगे, ठीक है, मल्टीप्लायर। क्योंकि ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इसकी जो दीवार है, ये दीवारें वाटर के लिए परमिएबल होती हैं। सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा था कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, मर्जी से चीज़ों को जाने देती है, बाकियों को नहीं जाने देती। सो ये जो दीवारें हैं नेफ्रॉन की, ट्यूब्यूल की, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की, ये वाटर के लिए परमिएबल है, तो ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करती हैं। लेकिन जब ये फिल्ट्रेट यू टर्न लेकर ऊपर जाता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर को आउटफ्लो होने नहीं देती, वाटर को बाहर निकलने नहीं देती, इसकी दीवारें वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। सो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है ये रीअब्जॉर्प्शन करवाती है साल्ट्स की। आपकी बुक में सोडियम लिखा हुआ है, लेकिन याद रखें सोडियम के साथ साथ क्लोराइड की भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, क्लोराइड की भी रीअब्जॉर्प्शन होती है। यहां पे ये जो इसके अंदर फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, इसमें साल्ट भी आए थे ना, साल्ट वापस लेने हैं। सो साल्ट वापस आएंगे, सोडियम भी आएगा, सोडियम वापस आएगा, सोडियम निकल कर वापस आएगा, क्लोराइड भी आएंगे, क्लोराइड भी आएंगे, क्लोराइड भी आएंगे, ठीक है, क्लोराइड भी आएंगे, सोडियम भी आएगा, क्लोराइड भी आएंगे, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड साल्ट वापस रीअब्जॉर्ब किया जाएगा असेंडिंग में, क्योंकि असेंडिंग की दीवारें सोडियम वगैरह के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। और यह काम जबरदस्ती किया जाएगा, जबरदस्ती को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि किडनी का जो इंटरस्टिशियम है ये पहले ही कंसंट्रेटेड ज्यादा है, मजीद साल्ट को अब्जॉर्ब किया जा रहा है। सो ये लो टू हाई कंसंट्रेशन पे जब मूवमेंट होती है तो वो एक्टिव सिक्रीशन होती है। सो मैंने कहा था ना, अच्छी चीजें जाने नहीं देनी, वापस लेनी है। पहले पानी वापस लिया, अब साल्ट भी वापस ले रहे हैं। सो साल्ट को कहां पे वापस लिया जा रहा है, जबरदस्ती असेंडिंग में। पीसीटी ने तो हथियार डाल दिए, उसने खुद ब खुद ही सारी चीजें जो है ना वो वापस कर दी, जो बच गई थी वो जबरदस्ती ली जा रही है। डिसेंडिंग ने पानी वापस किया, असेंडिंग ने साल्ट वापस कर दिए। अब ये फिल्ट्रेट कलेक्टिंग में जाकर गिर गया है, कलेक्टिंग में भी जाके इसको छोड़ा नहीं जाएगा, मजीद जो है ना इसमें से पानी को रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हार्मोनल मैकेनिज्म है। दो हार्मोन्स आएंगे, एक हार्मोन जो है ना अल्लाह भला करे आपका एल्डोस्टेरोन होगा। एल्डोस्टेरोन किडनी के ऊपर मौजूद, अगर आपको याद हो ये किडनी होती है, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होता है। एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स है जिसको एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये वाला हार्मोन आएगा और ये हार्मोन इधर से मूव करके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करेगा और यहाँ पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। एक और हार्मोन आएगा यहाँ पे, दूसरा हार्मोन जो है ना वो एडीएच होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है हमारे दिमाग में होता है, सेरिबेलम के साथ, हाइपोथैलेमस के साथ लगा होता है। ये एडीएच दिमाग से हरकत करता हुआ, सफर करता हुआ कलेक्टिंग डक्ट पे आएगा और कलेक्टिंग डक्ट में आके यहां से पानी को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। देखें यहां भी पानी रीअब्जॉर्ब हुआ है, लेकिन जो पानी बच गया ना उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा और उसको एडीएच वापस रीअब्जॉर्ब करवाएगा बैक टू दी किडनी इंटरस्टिशियम। किडनी के अंदर पानी वापस आ जाएगा। सो कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन आएगा उससे काफी ज्यादा पानी रीअब्जॉर्ब हो चुका होगा। और याद रखें पानी की मैमिलियन किडनी के अंदर 99.5% कंजर्वेशन होती है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। मीन पानी
मैमिलियन किडनी के अंदर, मैमल की किडनी के अंदर इतना वापस रीअब्जॉर्ब होता है। तो इतनी ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन ऐसे नहीं होगी, पहले काउंटर करंट मल्टीप्लायर के जरिए डिसेंडिंग में पानी वापस आएगा, फिर जो पानी रह गया होगा उसको कलेक्टिंग डक्ट में ये वाला हार्मोन जो दिमाग ने स्पेशल भेजा होगा नेफ्रॉन के पास, जाओ जाके अपना क्या करो, पानी जो है ना वो रीअब्जॉर्ब करवाओ। अब जब पानी सारा यूरिन में से रीअब्जॉर्ब करवा लिया तो यूरिन बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और ये रीअब्जॉर्प्शन क्यों करवाई जाएगी? पानी की कमी होगी बॉडी के अंदर। पानी की जब कमी होगी बॉडी के अंदर, गर्मियों में जैसे पानी की कमी होती है, पसीना इतना आ रहा होता है, सो अल्लाह ने स्पेशल मैकेनिज्म रखा है इस पानी को कमी को पूरा करने के लिए, यूरिन पानी को वापस लेके आया जाएगा और पानी को जाया होने। अब सर्दियों में पानी हमारे पास पहले ही बहुत है, जाया नहीं होता, सो सर्दियों में इतनी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, सर्दियों में पानी यूरिन के अंदर जाया हो जाता है, डिल्यूट यूरिन निकलता है। सो पानी को रीअब्जॉर्प्शन करवाने के लिए और यूरिन को मजीद गाढ़ा करने के लिए दो चीजों ने अहम किरदार अदा किया, एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर ने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, और दूसरा हार्मोन्स ने, और हार्मोन में से एडीएच ने जो है ना ये काम किया है, और दूसरा एल्डोस्टेरोन जो था उसने सिर्फ सोडियम वगैरह को रीअब्जॉर्ब करवाया है। और याद रखें सोडियम और क्लोराइड जब रीअब्जॉर्ब होते हैं वो भी साल्ट है, साल्ट भी पानी को खींचता है। सो सारा हमारा फोकस पानी को वापस लेके आना है, पानी को जाया होने नहीं देना। सो जब पानी नहीं जाया होगा तो यूरिन गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जैसे आजकल के मौसम में हो रहा है, उसका कलर भी डार्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रॉक्सिमल और डिस्टल में, बेटे ये आपकी बुक में नहीं लिखा फिर भी बता देता हूं, प्रॉक्सिमल में ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होगा और पानी वगैरह भी रीअब्जॉर्ब होता है, डिस्टिल में भी काफी ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है लेकिन आपकी बुक में मेंशन नहीं है। ज्यादा फोकस लूप ऑफ हेनले को और कलेक्टिंग डक्ट को किया गया है। ठीक है, बाकी जो इंशाल्लाह चीजें होंगी वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने देखना है ये तो देख सकते हैं, और इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है सारा कुछ क्लियर हो गया। चलें जी, पीसीटी और डीसीटी में मैंने बता दिया, बुक का पार्ट नहीं है, लेकिन पीसीटी में ग्लूकोज वगैरह की भी होती है, डीसीटी में भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, वो किसी और दिन फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इनमें भी होती है चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये बाकी चीज़ें हैं ना, उनकी यहाँ पे होती है। ठीक है, पीसीटी में तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन पीसीटी को डिस्कस इसलिए नहीं किया, पीसीटी में खुद ब खुद होती है, करवानी नहीं पड़ती, मल्टीप्लायर नहीं आता, हार्मोन नहीं आते, खुद ब खुद हो रही है। ठीक है जी, ले जी, अब आप लोगों ने इस लेक्चर को एक बार शाम को दोबारा लाजमी सुनना है, वरना ये भूल जाएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल तक के लिए इजाजत दें। आपके एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह कल ही डिस्कस होंगे, आज टाइम खत्म हो गया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।